तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्या जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करेंगी या केवल अपने शिकंजे को और अधिक टाइट करेंगी? दरअसल तेजस्वी यादव से 25 मार्च को सीबीआई पूछताछ करने वाली है। इसके लिए उन्हें सीबीआई की ओर से समन दिया गया था। इस पूछताछ को रोकने के लिए वे कोर्ट गए हुए थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। तेजस्वी यादव की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पूछताछ के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उनके पास पूछताछ के लिए तैयार होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सीबीआई ने फिलहाल कहा है कि वो अभी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसका साफ संकेत है कि भले ही वो अभी गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन भविष्य में इसे लेकर आशंका बनी रहेगी। वहीं कानून के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे हम ये भी सुनाएंगे कि कानून के जानकार इस मामले में क्या बोल रहे हैं। फिर यह केवल सीबीआई का मामला नहीं है, सीबीआई के साथ ईडी भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव कई दफे कह चुके हैं कि हम लोग केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। इसके लिए 2024 और 25 तक इसी तरह जांच एजेंसियों की छापेमारी होती रहेगी। कभी उनके यहाँ सीबीआई आएगी तो कभी ईडी वाले आएंगे और कभी आईटी वाले छापेमारी करने आएंगे। इन सब के बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट इतना तो मान रहे हैं कि बेशक तेजस्वी यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं और इसे देखते हुए इन दिनों उनके समर्थक भी बयानबाजी से बच रहे हैं। दरअसल वर्तमान में सबसे बड़ा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट से सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी। इसका सीबीआई ने विरोध किया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी राहत की बात यह रही कि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब साफ है कि आगे के महीने में कुछ भी हो सकता है और इसके संकेत संभव है कि 25 मार्च को मिलने भी लगे। इस बात से संकेत मिल सकते हैं कि उस दिन सीबीआई कितने घंटे पूछताछ करती है, कितने सवाल किए जाते हैं, फिर मीडिया के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है। तेजस्वी यादव की ओर से 16 मार्च को कोर्ट में कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वे पटना में रहते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा था कि तेजस्वी को 3 समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि वो पटना में रहते हैं। वो गर्भवती पत्नी को देखने के लिए 1 दिन के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन सीबीआई ने अपनी दलील में कुछ नहीं सुना। जब विधानसभा के बजट सत्र चलने की बात कही तो सीबीआई की ओर से कहा गया कि शनिवार को विधानसभा का सत्र नहीं चलता है, ऐसे में वो शनिवार को आ सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इसका साफ संकेत यह भी है कि जांच एजेंसियां तेजस्वी यादव को लेकर काफी गंभीर हैं। हालांकि ये तो हुई प्रशासनिक महकमे की बात, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसियां जिस तरह पुराने केसों को खंगाल रही है और देश भर के विपक्षी नेताओं के यहां छापेमारी कर रही है, साफ संकेत देता है कि बीजेपी चुनाव के पहले उन सारी रणनीतियों को अमली जामा पहना देना चाहती है जो उसकी चुनावी राह में बाधा बनकर खड़े हैं। इस मामले में वो किसी भी तरह की कोताही नहीं करना चाहती। दरअसल बीजेपी के सामने फिलहाल 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम पद पर पहुंचाना, और दूसरी बड़ी चुनौती ये कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी बिहार में अपने दम पर सत्ता हासिल करना, और बीजेपी के नेता बिहार में तभी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं जब उनकी राह से नीतीश कुमार हट जाएं, और यह तभी संभव है जब या तो नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाएं या फिर उनकी ताकत को खत्म कर दिया जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार भी कदम आगे बढ़ा रही है। वो नीतीश कुमार को पहले तो एनडीए में मिलाना चाह रही है और ऐसी स्थिति नहीं होने पर उन्हें सियासी रूप से पंगु बना देना चाह रही है, यानी उनकी अगल बगल के सियासी चक्र को खत्म कर देना। इसी रणनीति के तहत बीजेपी स्लो मोशन में ऑपरेशन लोटस का दांव चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर पूर्व सांसद मीना देवी का जेडीयू से अलग होना, नीतीश कुमार के सारे विरोधियों को वाईजेड सिक्योरिटी प्रदान करना, लालू फैमिली से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी होना, नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से फोन किया जाना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार बिहार आना, ये सब कुछ इसी के संकेत माने जा रहे हैं। इन सब में सबसे अधिक अहम यह है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी बहाने फोन किया जा रहा है और तेजस्वी यादव को जांच एजेंसियों के जरिए घेरा जा रहा है।
दरअसल 2017 में जांच एजेंसियों ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC मामले में लगातार छापेमारी की थी। पटना समेत दिल्ली के ठिकानों पर भी जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उस समय भी नीतीश कुमार महागठबंधन का ही हिस्सा थे। जांच एजेंसियों की छापेमारी के पहले बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्तियों को लेकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने यू टर्न लेते हुए एनडीए में आने का काम किया था। एक बार फिर उसी तरह का माहौल बिहार में बन गया है। सुशील मोदी ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है और कल ही वे मीडिया के सामने तेजस्वी यादव की करोड़ों की संपत्ति को गिना भी रहे थे। 2017 और 2023 में यही अंतर है कि उस समय IRCTC स्कैम का मामला था और अब लैंड फॉर जॉब स्कैम के जरिए खंगाला जा रहा है। इसे लेकर 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी और 7 मार्च को लालू यादव से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। कहा जा रहा है कि मीसा भारती से भी पूछताछ हो चुकी है। खास बात कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में 26 नेम्ड आरोपियों में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। इसके बाद भी वे निशाने पर हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जिस तरह 10 मार्च को लालू फैमिली से जुड़े 24 ठिकानों पर ईडी का एक साथ सर्च ऑपरेशन चला, उससे तो साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की कंपाउंडिंग अभी काफी स्ट्रांग है और यही मजबूती बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। इधर कानून के जानकार और पटना हाईकोर्ट के वरीय वकील देव प्रकाश सिंह कहते हैं कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई को तेजस्वी यादव को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके क्वैशिंग को लेकर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वे कहते हैं कि इनकी संपत्ति का मामला हो या फिर इनके पिताजी की संपत्ति का मामला, क्लियर तो करना ही चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर ये संपत्ति कहां से आई है, संपत्ति गिफ्ट में मिली है या फिर पैतृक है, ये बताना चाहिए। सही बताने पर कुछ नहीं होता। आइए पहले सुनते हैं कि पिछले दिनों इसी मैटर पर पटना हाईकोर्ट के वरीय वकील देव प्रकाश सिंह क्या बोल रहे हैं। ईडी का केस जो होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर होता है। एक टर्म है प्रेडिकेट ऑफेंस। अगर किसी ने अपराध किया है और अपराध से संपत्ति आती है तो अपराध किया है, प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ, उसके बाद जो संपत्ति, मैंने कल भी इसको एक्सप्लेन किया था कि संपत्ति आपने अपराध किया या नहीं किया, किसी और ने अपराध किया कि वो संपत्ति आपके पास है तो वो केस चलेगा आपके ऊपर। आपने देखा इनके ऊपर सीबीआई भी चल रहा है और ईडी भी चल रहा है। सीबीआई प्राय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चलता है, रेलवे का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, सीबीआई उसमें कम्प्लीटली वैलिड के मामला है और विदिन जुरिस्डिक्शन काम कर रहा है वो। साथ साथ ईडी का जो केस था, ईडी में है कि प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, आपको अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देनी है। मैंने कल भी कहा था कुछ भी नहीं हो सकता, आपने जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के पास है या आपके पास है, प्रॉपर्टी कहीं कहीं तो आया होगा, कहीं कहीं एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ बात पर तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो पैतृक हो या कहीं न कहीं किसी ने गिफ्ट किया हो तो गिफ्ट कैसे किया, गिफ्ट को जस्टिफाई करिए। गिफ्ट का ट्रांजैक्शन सेम नहीं होना चाहिए, फॉर्ज नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना कि लैंड फॉर जॉब स्कैम और तेजस्वी यादव को लेकर वरीय वकील देव प्रकाश सिंह क्या बोल रहे थे। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर लालू यादव से अधिक सुर्खियों में तेजस्वी यादव आ गए हैं। होली के पहले तेजस्वी यादव के सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया था और इसी मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग राह भी पकड़ ली। साथ ही बीजेपी भी बहुत अधिक अग्रेसिव हो गई। ऐसे में अब सबकी नजर 25 मार्च पर टिकी हुई है। हालांकि सीबीआई ने पहले ही कह दिया है कि वो फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन मामला बढ़ेगा तो फिर ईडी की कार्रवाई किस तरह होगी, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बहरहाल दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का उदाहरण आप सभी के सामने है और इसी से आरजेडी के लोग काफी चिंतित भी हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।